Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do planning chapter, in which chapter we completed objectives, single use plans, and neither single use plans. Our last topic is objectives. Objectives should have many features. First one is they should be unambiguous. They should be linked with the outcome, not with the activity performed to achieve them. रिजल्ट से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि एक्टिविटी से. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, तो इट मीन्स दे शुड बी मेजरेबल होने चाहिए, जिसको आप मेज़र कर सकें. इस तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए होने चाहिए जो अचीव हो सके. दे शुड बी अचीवेबल. टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव देम. जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कितने टाइम में पूरा करना है वो भी पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए, प्रिस्क्राइब कर देना चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्ट्रेटजी. क्या है स्ट्रेटजी? इट रेफर टू ए प्लान which takes into account the environmental opportunity and threats and the organizational strength and weakness and provide an optimal match between the organization and the environment. स्ट्रैटेजी जो है वो एक प्लान है जो कि हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी को देखते हुए या फिर इन्वायरमेंट से हमको जो थ्रेट्स हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग या स्ट्रेंथ या वीकनेस हैं, हम उनके अकॉर्डिंग उसका जो है उससे लड़ने के लिए या बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक प्लान का ही पार्ट हुआ स्ट्रेटजी. तो जो हम प्लान बनाते हैं उस प्लान को, उस जो भी ऑप्टिमल मैच बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनवायरनमेंट में सेट करने के लिए जो प्लान है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी. दोबारा से बताती हूँ. इट रेफर टू ए प्लान. ये एक प्लान का एक पार्ट ही है जो कि एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी को, एनवायरनमेंट में आपको डिफरेंट चेंजेस दिखेंगे. आपका बिजनेस उसके अकॉर्डिंग देखता है कि अगर आपके बिजनेस की में चेंजेस जो हो रहे हैं या एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपका बिजनेस उसको देखता है, एनवायरनमेंट को नज़र रखता है. तो अगर आपको जो भी आपकी थ्रेट्स हैं या अपॉर्चुनिटी हैं, आप कब कोई चीज़ थ्रेट्स होती है, कोई कब चीज़ अपॉर्चुनिटी होती है, अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, मींस आपके अंदर वही काबिलियत है जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. और सेम अगर वीकनेस होगी तो वो आपके लिए थ्रेट्स बन जाएंगी. तो ये जो है ऑप्टिमल मैच जो है प्रोवाइड करता है, वही हम उसको स्ट्रेटजी कहते हैं. तो हम अपनी स्ट्रेटजी वैसी बना लेते हैं ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग या बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. तो एक स्ट्रेटजी जो है एक कम्प्रीहेंसिव प्लान है फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, टेक बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू कंसीडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है इट प्रोवाइड द ब्रॉड कंटोर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एंड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन स्कोप इन द लॉन्ग रन. ये बिजनेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से उसको लंबे समय तक अपने बिजनेस को चलाकर रखना है. इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडोप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को, रिसोर्सेज को एलोकेशन करने में, या फिर ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. कुछ स्ट्रेटजी डिसीजन इस तरह से हैं. वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस. क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी में?
सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं मीनिंग का। ऑब्जेक्टिव क्या है? वो एंड टुवर्ड्स, जिसके लिए हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट किया, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो जिसके पीछे हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फॉर्मुलेशन प्लान को देता है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस इन मेजरेबल टर्म्स, इट टू बी अचीव्ड विद इन ए गिवन टाइम पीरियड, but strategy needs to be taken into consideration whenever strategy is formulated। उसको बिजनेस एनवायरनमेंट की चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा था स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ना यूज़ होकर रिपीटेड यूज़ वाले हैं। पीछे हमने सिंगल यूज़ प्लान किया था जो एक ही बार यूज़ होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिसका यूज़ किया जाता है वो हमारे सिंगल यूज़ प्लान्स थे, जिसमें हमने बजट की बात की, प्रोग्राम की बात की। अब बात आती है स्टैंडिंग प्लान, जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान्स देखेंगे। स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? पॉलिसी, प्रोसीजर, जिसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, मेथड, रूल। अब पॉलिसी क्या है? इट रेफर टू दोज जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है, गाइडेंस देती है एम्प्लॉयज़ को while taking decisions। Policies are those general statement which are decided for the guidance of the employees while taking decisions। गाइडेंस देने का काम करने के लिए जो डिसीजन लेते टाइम बनाई जाती है वो हम कह सकते हैं पॉलिसी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सभी बातें जो हैं। देयर पर्पज इज ले डाउन ए लिमिट विद इन ए विच ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन और ए डिसीजन टेकन। ये क्या है? एक लिमिट बना देती है जिसके अंदर रहकर पर्सन को काम करना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड व्हाट इज़ टू बी अचीव। पहले क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि हम ये डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। पॉलिसी कहती है कि हाउ इट कैन बी अचीव्ड, कैसे करना है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द बेसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी देयर एज। Once this is decided, no departmental manager will need the permission of the general manager regarding the promotion of the employees। तो यहाँ पर पॉलिसी की बात की गई है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा? प्रमोशन करने के लिए उनको एज के अकॉर्डिंग बता दिया गया। अगर एक बार डिसाइड हो गया तो कोई भी डिपार्टमेंट मैनेजर जो है उसको परमिशन लेने की नहीं है। प्रमोशन जो होगा एम्प्लॉयज़ का वो एज के ऊपर हो जाएगा। तो ये पॉलिसी बन गई और जिसको हम कहेंगे पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी क्या है? एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है। इसी तरह से सेल पॉलिसी हमने बता दिया कि हम हमेशा इट कैन बी डिसाइडेड दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट। सिर्फ कैश में ही हम पर सेल करेंगे तो क्या होगा? वो पॉलिसी बन गई सेल के लिए। नेक्स्ट हमारा है प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। प्राइस को जब डिसाइड करना होता है कि क्या प्राइस रखा जाए गुड का, तो वो भी डिसाइड करते टाइम हम ये देखते हैं कि हमारा कॉस्ट के अंदर कितना प्रॉफिट जो है वो ऐड करें जिससे सेल प्राइस डिसाइड हो, और कितना डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को दिया जाए। तो वो सब डिसाइड करने पर क्या हो जाएगा? प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी बन जाएगी। या हम कह सकते हैं कि प्राइस सेल प्राइस डिसाइड करने पर के लिए हम जो एक पॉलिसी बनाते हैं वो प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। ये एग्जाम्पल थे हमारे पर्सनल पॉलिसी, सेल पॉलिसी और प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। कुछ डिफरेंस देखते हैं ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इज दैट एंड पॉइंट विच इज़ टू बी रीच्ड और ऑब्टेन। ये वो लास्ट पॉइंट होता है जिस पर हमें पहुंचना होता है, जिसको हमें अचीव करना होता है। पॉलिसी क्या है? मीन ऑफ अचीवमेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने का रास्ता बताती है पॉलिसी। नीड, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, किसका जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो वो एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। क्यों होगी? क्योंकि मेन पर्पज तो होगा ना कुछ, तो देयर फॉर्मुलेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसको बनाना जरूरी नहीं है, बना भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सेकंड, स्टैंडिंग का। पहला था पॉलिसी, सेकंड है प्रोसीजर और प्रोसेस। प्रोसीजर क्या है? कोई भी काम करने का मेथड। इट रेफर टू प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म ए वर्क। एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हम जोन सी एक्टिविटी से होकर गुजरेंगे, उनका एक सीक्वेंस। हर काम सीक्वेंस में होते हैं, उनके स्टेप बना दिए छोटे छोटे, जैसे जिसको हम कहेंगे कि प्रोसीजर। ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ प्रोसीजर को समझने का, अगर एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किस तरह से क्लॉथ करेगी? पहले कॉटन को प्रोड्यूस करेगी, कॉटन को लेने के बाद वो क्या करेगी? उससे थ्रेड बनाएगी, थ्रेड या यान बनाने के बाद क्या होएगा? उसको क्लॉथ में चेंज करेगी, क्लॉथ में चेंज करने के बाद उसको कलर में चेंज कलर कराएगी, कलर कराने के बाद ही उसको क्या है एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे वो आगे आगे प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा, वो फिनिश गुड्स में चेंज होती जाएगी। क्लॉथ जो है वो लास्ट में क्या होगा? स्टिचिंग होगी। ऐसा तो नहीं है ना पहला कॉटन से सीधा ही स्टिच कर दे, नहीं हो सकता है। तो एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो सेम इसमें भी क्या है? आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि कोई भी काम है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं या वो सीक्वेंस ऑफ वर्क बनाते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। जैसे आपने अगर किसी डेटर को सेल किया, किसी पर्सन को सेल किया क्रेडिट में, अब सेल किया वो क्रेडिट में किया, तो वो पैसा लेने का क्या है? हम एक प्रोसीजर बना देते हैं कि सबसे पहले उस पर्सन को राइटिंग लेटर राइट करेंगे, फिर उसको टेलीफोन से कनेक्ट करेंगे। टेलीफोन कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है तो उससे पर्सनली मिलकर बात करेंगे। अगर फिर भी वो नहीं कर रहा है तो क्या है? उसके लिए लीगल एक्शन लेंगे। तो ये हमारा क्या था? पॉलिसी थी। मतलब ये पॉलिसी थी, सेल पॉलिसी थी कि क्रेडिट में सेल किया जाए या नहीं किया जाए। अब क्रेडिट में सेल कर दिया तो अब क्या आगे प्रोसीजर है ना कि डेटर से किस तरीके से पैसा जो है वो रिकवर किया जाए या मनी जो है वो रिकवर की जाए। तो यहाँ पर वो कहता है कि प्रोसीजर में this is the procedure of collecting money from all the debtor. There is difference between policy and procedure. There can be two policy of the organization. अब यहाँ पर वो पॉलिसी और उसको डिफाइन करना चाहता है, डिफरेंशिएट दिखाना चाहता है इसमें। तो पॉलिसी और उसमें कह रहा है कि जैसे आप यहाँ पर अपना लिया, अपने टाइट कलेक्शन पॉलिसी, आप क्या करते हैं? टाइटली पेश आते हैं, हार्शली पेश आते हैं। लेकिन सेकंड पॉलिसी में आप लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी, आप पोलाइटली पेश आते हैं। तो क्या होगा? जो पॉलिसी थी वो क्या था? किस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि हमको मनी निकालनी है डेटर से। अब डेटर से मनी निकालने के लिए पॉलिसी ने क्या किया? उस काम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फॉर्मुलेटेड की पॉलिसी। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में अनदर डिफरेंस देख सकते हैं आप। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एज वट वर्क इज टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। काम को कैसे करना है, और ये क्या? सीक्वेंस ऑफ वर्क इंश्योर करता है। सीक्वेंस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी डिटरमाइन अंडर द पॉलिसीज। गाइड करें की बात करें तो दीज आर ए गाइड टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दीज आर ए गाइड टू एक्शन। ये क्या है? थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है, ये एक्शन में गाइड करता है। थर्ड पॉइंट हमारा है मेथड। इट रेफर टू दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसीजर आर कम्प्लीटेड। जो भी प्रोसीजर, जो भी आपने प्रोसेस बताई, स्टेप बताए कि सीक्वेंस से होकर जाएगा, तो वो सीक्वेंस के वर्क को, उस एक्टिविटी को किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो क्या कहता है? मेथड। मेथड इज ए प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। ए मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर।
ये हर सारे स्टेप की बात नहीं करता है, ये पर्टिकुलर स्टेप को उसको करने का मेथड बताता है कि किस तरीके से एक स्टेप को करना है, फिर दूसरे का अलग मेथड होगा। इट इज़ मोर डिटेल दैन प्रोसीजर, देयर मे बी मैनी मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। After extensive study, a method has to be selected which make fatigue minimum, increase productivity and reduce cost। तो ये कहता है कि मेथड जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से पर्सन कम थकावट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए कम कॉस्ट में काम कर सकता है। ए मेथड सेलेक्ट लाइक दिस इज पुट इन रूटीन दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेथड। The effort are continuously made to improve the selected method so that unnecessary or unproductive activity can be deleted। तो इसमें क्या है, हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमको कितना टाइम में कितना काम करना है, और उसको अचीव करने के लिए हम जो अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उनको डिलीट कर देते हैं। रूल क्या है, नेक्स्ट आता है रूल। रूल टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। क्या करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और क्या नहीं करना है, ये रूल बताते हैं। इन दिस प्रेजेंस ऑफ रूल देयर इज नो नीड टू टेक एनी डिसीजन। वहाँ पर जब रूल होते हैं तो आपको डिसीजन लेने की नीड नहीं होती, आपको शुरू में ही बता दिया था क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पर कुछ डिसीजन लेना ही नहीं होता है। Whatever is said in the rule that has to be followed without any thinking. For example, the rule no smoking in the factory is applicable to everybody. It must be observed। तो वो क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है। जब लिख दिया फाइन लगा देंगे तो इसके क्या होता है, पुनिशमेंट हो सकती है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो। अब कुछ रूल और पॉलिसी में भी डिफरेंस है। क्या है, पॉलिसी गाइड करने का काम कर रही है। Goods can be sold on credit is question of policy, but who is to be given goods on credit or who is not to be given this facility depend on the sale manager। In other words, he shall have to make use of his reasoning। On the other hand, rule are static, there is no reasoning involved। वो कहते हैं कि अगर कई बार ऐसे हो जाए कि पर्सन को कह दिया कि क्रेडिट में सेल कर सकते हैं, लेकिन किसको सेल करना है किसको नहीं सेल करना है ये सेल मैनेजर के रीजनिंग पर डिपेंड करता है। कि क्योंकि सेल मैनेजर को पता है कि जो पर्सन पैसा दे देता है उससे वो हम सेल में दोबारा क्रेडिट में सेल दे सकते हैं, लेकिन जो पर्सन के पैसा नहीं आता है उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन रूल के ऊपर ये बात नहीं होती है कि वहाँ पर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो, रीजनिंग वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। रूल जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। ए डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ मनी पेबल ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल आफ्टर द लैप्स ऑफ 10 days। दिस इज़ ए रूल विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कस्टमर विदाउट डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर बात आती है कि क्रेडिट सेल की बात कर दी कि अगर क्रेडिट सेल करते हैं और अगर उसने 10 days के अंदर पैसा नहीं दिया है तो उसके ऊपर इतने % के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। तो एक पर्टिकुलर जो है प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट बता दिया, तो ये रूल है जो 10 दिन ऊपर होते ही सब पर लगने लग जाएगा। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन रूल एंड प्रोसीजर। अब बात आती है रूल और प्रोसीजर में डिफरेंस की। तो प्रोसीजर क्या था, जो भी काम को करने के स्टेप थे। रूल टेल अस दैट शुड बी डन बट शुड बी नॉट बी डन। ऑन द अदर हैंड प्रोसीजर ले डाउन द मैनर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क। पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने की बात करता है। इट इज़ ए रूल देयर इज नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days ऑफ द सेल, बट आफ्टर 10 days क्या प्रोसीजर हम अपनाते थे, राइटिंग लेटर, कॉन्टैक्टिंग टेलीफोन, हैविंग पर्सनल मीटिंग एंड टेकिंग लीगल एक्शन। तो ये सारी चीज़ें थी उसकी पॉलिसी और प्रोसीजर और रूल का डिफरेंस दिखा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है पॉलिसी एंड रूल के बीच में। क्या है, पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि डिसीजन लेने में पर्सन को यूनिफॉर्मिटी लाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिसी जो है वो गाइडलाइंस है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती हैं। रूल क्या है, एक स्टेटमेंट है जो बता देती है क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रीडम क्या है, फ्रीडम की बात करें तो मैनेजर कैन यूज़ हिज डिस्क्रिएशन व्हाइल यूजिंग पॉलिसी। अपनी रीजनिंग को उसमें ले सकता है, लेकिन रूल में कोई डिस्क्रिएशन नहीं होती है, उसको फॉलो करना ही होता है स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट हमारे आते हैं सिंगल यूज़ प्लान्स। सिंगल यूज़ प्लान्स पीछे हम इसको डिफाइन तो कर ही चुके थे कि वो प्लान्स जो कि एक पर्टिकुलर
सिचुएशन में एक पर्टिकुलर वर्क के लिए अप्लाई होते हैं, वर्क के लिए बनाए जाते हैं, और इसके लिए अगर दोबारा इसको रिपीट जो है वो नहीं किया जाता है तो इसके हमारे पॉइंट थे एक प्रोग्राम और एक बजट। एक प्रोग्राम और एक बजट। प्रोग्राम क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो जिस काम के लिए है उसी से रिलेटेड हम क्या है उसको सेट करेंगे, उसके स्टेप डिसाइड करेंगे। इट रेफर टू द प्लान दैट cover a relatively large organizational activity and specifies main step, their order and timing, and the department responsible for each step. प्रोग्राम जो है एक सिंगल यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए ये पहले ही बता दिया जाता है। प्रोग्राम द मैनेजर आर इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट वेरियस नीड्स सो दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। वो पहले ही बता देता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। द प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट टाइप्स: प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल प्रमोशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हैं। इन केस ऑफ सेल प्रमोशन प्रोग्राम, what, how, when, who, or of everything right from the purchase of raw material to the manufacturing of the product is defined. The moment a work is completed for which the program has been designed, its utility ends. In other words, a new program is designed for every new work. तो वो कहता है कि जब हम एक काम करते हैं तो हमने उसके लिए उस काम को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। जैसे कि सेल को इंक्रीज़ करना है, सेल प्रमोशन करना है, तो सेल प्रमोशन के लिए आपने जो प्रोग्राम बनाया है कि किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और किस तरीके से हम उसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे या क्वालिटी क्या रखेंगे। तो ये जो है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए है। जैसे ही वो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक नया प्रोग्राम जो है नए वर्क के लिए आएगा, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है बात बजट की। बजट क्या है? जो एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है जिसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं। डिज़ायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट रेफर टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मीन्स हम बजट बताते हैं कि कितने रुपए खर्च होंगे या कितने रुपए का मटेरियल हम यहाँ पर लाएंगे। एक तरह से स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ए बजट इज़ दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड्स detail about estimated money, material, time and other resources for the achievement of predetermined objective of various department। वही कि डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना मैन, कितने मटेरियल, कितनी मशीनरी, कितने टाइम जो है यूज़ किया जाएगा, ये पहले से एक फिगर में डिसाइड कर देना, उसका बजट बना देना। सेल डिपार्टमेंट बजट गिव एस्टिमेटेड फिगर अबाउट द टाइप ऑफ मटेरियल दैट विल बी परचेज, its quantity, the time of purchase and the amount to be spent on time. Similarly, budget of other departments are also prepared. A budget is related both to planning and controlling. Planning में भी हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में भी। जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हम बजट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें प्लान करने से ही हमें बजट मिलेगा, ताकि पता चले कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए बजट की क्यों नीड होगी? हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल वर्क हमारा किया गया है वो कहाँ तक हमारे बजट मतलब कि उससे ऊपर तो नहीं गया है क्या, कुछ जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसको ऑब्टेन करने में फेलियर तो नहीं हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें सेल बजट का। यहाँ एग्जांपल दिया गया है। एक्स और वाई कंपनी है, उनके 4 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उन्होंने सेल यूनिट बनाई है 50,000, वहाँ 1 लाख, वहाँ 80,000 एंड 40,000 सेलिंग पर यूनिट। ये उनका सेल का बजट हो गया, एक एक्स कंपनी का और एक वाई कंपनी का। तो यहाँ पर देखो, अगर उन्होंने ईस्ट जोन के लिए अलग बजट बनाया होगा, साउथ जोन के लिए अलग बनाया, तो सेम किसी का भी नहीं है। चाहे सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन हर का बजट जो है वो अलग बना होगा। सेम अगर हम डिफरेंस देखें मेथड एंड बजट में, तो मेथड इज़ दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर आर कम्प्लीटली। हम कहते हैं कि मेथड जो है प्लान का वो पार्ट है जो कि ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर वर्क को, एक प्रोसीजर को किन मतलब कैसे करना है। बजट क्या है? डिज़ायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स में देता है। सिलेक्शन की बात करें, देयर में बी मैनी मेथड टू डू ए पर्टिकुलर वर्क। एक काम को करने के लिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं, हमको सूटेबल मेथड को सेलेक्ट करना होता है। इसकी बात करें तो इट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नो क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन अराइज। यहाँ पर सिलेक्शन की बात ही नहीं आती है।
ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आप राइट करेंगे इस चैप्टर को एंड लर्न करेंगे ये चैप्टर, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ भी आप ट्राई करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।